हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं PYQ 14 और ये हमारा आज का कोट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मतलब भाई आपको अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा, तो अभी आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पार्ट 14। चलिए बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप पूछोगे कि मैं कौन, मैं हूँ MTS 2024 से सिलेक्टेड। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और आज भाई थोड़ा जुकाम है, एडजस्ट करना यार। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहु मेला इन डैश। तो बहु मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है? इज द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन द बहु फोर्ट ट्वाइस आ ईयर। जो बहु मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में, लेह में, जम्मू में या हरियाणा में। और जो साल में 2 बार बनाया जाता है और कहाँ पर हेल्ड होता है? काली टेम्पल में होता है और बहु फोर्ट में। तो ये हमारा मनाया जाता है जम्मू में। कश्मीर तो अलग है ना, जम्मू में। और इसके अब एक और मेला करवा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फेमस भी बहुत ज़्यादा, सूरज कुंड मेला। SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ये कहाँ पर लगता है? ये हरियाणा में होता है। और कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। हरियाणा के शहर फरीदाबाद में ये लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेफर्ड टू। देखो जैसे हमारी हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति हुई, तो ऐसे ही हमारी एक गोल्डन जो है क्रांति हुई। तो ये मैंने आपको करवाता हूँ। पहले तो देखो, पहले तो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर है हमारी वाइट रेवोल्यूशन। आज के बाद आपका जो रेवोल्यूशन है ना, जितनी भी क्रांतियां हैं उनसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है वाइट रेवोल्यूशन। फिर है ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। फिर है रेड रेवोल्यूशन। फिर गुलाबी या पिंक रेवोल्यूशन। उसके बाद है हमारी गोल रेवोल्यूशन, गोल क्रांति। और उसके बाद है स्वर्ण रेखा क्रांति। तो देखो जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? वो एग्रीकल्चर से, मतलब खेती बाड़ी से। वाइट रेवोल्यूशन है वो हमारी दूध उत्पादन से, कि दूध उत्पादन में हमने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली थी। ब्लू रेवोल्यूशन है वो हमारी मछली से, फिश से। रेड रेवोल्यूशन है वो हमारी मांस से और टमाटर से। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है। गुलाबी हमारी प्याज से, क्योंकि प्याज हमारा गुलाबी होता है। और झींगा मछली से। और गोल क्रांति हमारी आलू से, आलू गोल होता है, आलू से। और भाई स्वर्ण रेखा क्रांति है वो हमारी जूट से। तो इन्होंने क्या पूछा? गोल्डन रेवोल्यूशन। तो देखो ये स्वर्ण रेखा है और ये पूछी है गोल्डन रेवोल्यूशन, सिर्फ गोल्डन। वो हमारी हॉर्टिकल्चर और हनी से। हनी भी तो हमारा क्या है? गोल्डन ही है ना, मतलब स्वर्ण है ना, तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड है। तो ये सभी हैं, ये आपको रेवोल्यूशन है, ये क्रांतियां हैं, ये आपको याद करनी होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। तो हिंदी में करके दिखा देता हूँ। बागवानी और शहद से है। भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्णिम क्रांति को किस रूप से जाना जाता है? तो बागवानी और शहद से रिलेटेड है। अगला है, पुरुषों की श्रेणी में शॉट पुट का वजन क्या होता है? इंग्लिश में भी कर देता हूँ।
व्हाट इज़ द वेट ऑफ द शॉट पुट फॉर द मैन कैटेगरी। तो देखो मैन कैटेगरी के लिए क्या है 16 पाउंड। अगर यहीं पर आ जाए वुमन कैटेगरी, ये तो मैन है 16 पाउंड, वुमन कैटेगरी के लिए कितना होता है, वुमन कैटेगरी के लिए होता है 8.8 पाउंड, जो रफली होता है हमारा 4 kg के आसपास देखने को मिलता है। अभी हम कर लेते हैं अपने रिवाइज जो मैंने आपको पहले करवाई हैं। खिलाड़ियों के नाम पोलो, फिर हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फिर कबड्डी, चलो इसको कबड्डी को ना बीच में हटा लेते हैं नहीं तो ट्रिक टूट जाएगी। वॉलीबॉल, फिर गलत कर दिया, यहाँ पर आएगा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिर आ जाएगा हैंडबॉल, वाटर पोलो, फिर आ जाएगा बेसबॉल। तो देखो हमने क्या किया था, इसमें 4 अक्षर हैं तो हमारा चार प्लेयर होते हैं। बास्केट हम हाथ से पांचों हाथों की उंगलियों का यूज करते हैं बास्केट को उछालने के लिए। लोग यहाँ पर 5 प्लेयर होते हैं। वॉली में हमारे 6 शब्द हैं तो 6। हैंड का हम 7 दिन प्रयोग करते हैं वाटर निकालने के लिए 7। और बेसबॉल में हमारे 9। और उसके आगे करवा देता हूँ क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। इन तीनों ही खेलों में हमारे कितने प्लेयर हो जाते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। और वॉली से मैंने करवाया था लिब्रो, जो लिब्रो शब्द है रिलेटेड किससे है, ये वॉलीबॉल खेल से है लिब्रो। चलिए अब ओलंपिक्स के भी कुछ करवा देता हूँ जो हमारे बचे हुए हैं ओलंपिक्स से। तो देखो ओलंपिक्स फिर ना आपका ओलंपिक्स है, मुझे तो लगता नहीं कोई भी बनाए, इबट्टा बनाया कोई भी बनाए, आपका जो क्वेश्चन है वे नहीं छूटने वाले, ऐसा आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ओलंपिक्स है, लगातार 2 बारी गोल्ड मेडल, मतलब मान लो हर 4 साल में हमारे ये होते हैं ओलंपिक्स। तो मान लो लगातार 2 साल किसने भारत में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो वो लेके आए थे सुशील कुमार। यार आज तो जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये लगातार 2 बारी लेके आए थे। एक तो ये 2008 के उसमें लेके आए थे। 2008 का कहाँ पर हुआ था, बीजिंग में, पहले करवा चुका हूँ। अरविंद बिंद्रा जी हैं, यहाँ पर गोल्ड मेडल लाए थे। फिर 2012 में कौन सा हुआ था हमारा, लंदन ओलंपिक्स। ये बीजिंग ओलंपिक्स है, ये है लंदन ओलंपिक्स। ये बीजिंग और ये है लंदन ओलंपिक्स। तो यहाँ पर क्या लेके आए थे, ये यहाँ पर ब्रॉन्ज लाए थे। और यहाँ पर क्या लाए थे, यहाँ पर लाए थे सिल्वर। फिर ऐसे ही महिलाओं में भी एक बारी दूसरे नंबर, महिलाओं में पहली बार ऐसे करने वाली कौन है और देश में ऐसे करने वाली कौन है। ये तो पहली बार करने वाली है, देश में भी दूसरी हैं वो और महिलाओं में फर्स्ट हैं। तो वो है हमारी सिंधु जी, पीवी सिंधु। ये 2016 में लाई और 2020 में लाई। 2016 में हमारा ओलंपिक्स कहाँ होता है, वो होता है रियो डी जनेरियो में ओलंपिक्स हुआ था। और 2020 में कहाँ पर हुआ था, 2020 में हुआ था हमारा ये हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स। ये भी ऐसी पहली महिला हैं जो लगातार 2 बारी मेडल लाई हैं लगातार। अभी हमारे दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वो हमारे ये पीवी सिंधु हैं। तो 2016 में कौन लाई, रियो डी जनेरियो में इन्होंने ब्रॉन्ज मिला था। और नहीं ब्रॉन्ज नहीं था इनको यहाँ पर सिल्वर मिला था। और यहाँ पर 2020 में ये क्या लेके आई थी, ये लेके आई थी ब्रॉन्ज मेडल। और भाई जो हमारे तीसरे नंबर के भी बता सकता हूँ या पुरुषों में दूसरे, वो हैं नीरज चोपड़ा भाई। 2020 में गोल्ड मेडल लेके आए थे और दूसरी बार ये क्या लेके आए हैं, अभी सिल्वर मेडल लाए हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। अभी बात कर लेते हैं 2016 में ना एक और हैं जो फर्स्ट टाइम महिला में कुश्ती में, अगर देखें फर्स्ट
फीमेल रेसलर हैं कोई जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं 2016 के रियो डी जनेरियो में। फर्स्ट फीमेल रेसलर हु गोट्स मेडल इन ओलंपिक्स। तो वो कौन है? वो है साक्षी मलिक। इनको क्या मिला था? इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। और पीवी सिंधु भी हैं भाई, उनको 2 बारी मेडल मिल चुके हैं। अगर हम देखें बॉक्सिंग में कौन सी ऐसी पहली महिला है जो मेडल लेके आई हैं, तो यहाँ पर कौन लेके आई थी? 2012 में लेके आई थी लंदन ओलंपिक्स में। गैस करो। मैरी कॉम लेके आई थी बॉक्सिंग में क्या मेडल। ये क्या लेके आई थी? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में लाई थी। क्या लेके आई थी? ये ले आई थी ब्रॉन्ज मेडल ये लेके आई थी। और देखो बॉक्सिंग में तो ये लेके आई। अगर बैडमिंटन में देखें तो फर्स्ट मेडल कौन लेके आया बैडमिंटन में? तो ये लेके आई हमारी साइना नेहवाल। ये भी क्या लेके आई थी? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल ही लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल। और ट्रैक एंड फील्ड में कहाँ लिखूँ? चलो पेन चेंज करके, ये ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में हमारा फर्स्ट गोल्ड नीरज चोपड़ा भाई लेके आए हैं। नीरज चोपड़ा जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में लेके आए थे। देखो अरविंद बिंद्रा जी हैं, वो 2008 के शूटिंग में लेके आए थे, जो पर एक ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी होती है। मान लो भागना या स्प्रिंट है या आपका भाला फेंक है, गोला फेंक है, तो होती है ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी। तो उसमें सबसे पहला गोल्ड हमारा नीरज चोपड़ा भाई लेके आए हैं। तो ये हो चुका है भाई। देखो एक बार यहाँ दोबारा से करवा देता हूँ। ये तो हमने पहले के किए हुए हैं। ओलंपिक्स में पहली बार लगातार 2 मेडल कौन लेके आए थे? तो सुशील कुमार लेके आए थे। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेके आए, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आए। फिर 2012 में हमारे 2 और मेडल लेके आए थे। फर्स्ट टाइम औरतों की कैटेगरी में हो या मेंस की में, दोनों में ही फर्स्ट मेडल हमारा बॉक्सिंग में लेके आई थी। कौन? मैरी कॉम, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। फिर हमारी बैडमिंटन में फर्स्ट मेडल आया था, जो कोई वुमन लेके आई थी, साइना नेहवाल। ये क्या लेके आई थी? ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। फिर दूसरे नंबर पर लगातार कौन थी जो लगातार मेडल लेके आई थी, या फर्स्ट कौन थी जो वुमेन्स में लगातार 2 मेडल लाई थी लगते 2 ओलंपिक्स में? तो 2016 में पीवी सिंधु हैं, वो रियो डी जनेरियो में वाला सिल्वर मेडल लाई। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और फर्स्ट फीमेल रेसलर कौन है जो पहला मेडल लेके आई ओलंपिक्स में? तो है साक्षी मलिक जी, और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। तो ये आपको याद रखना। और ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया? नीरज चोपड़ा। और यही बता दिया मैंने शॉर्ट पुट का मैन कैटेगरी में कितना वजन होता है, 16 पाउंड का वो गोला फेंकते हैं ना। और वुमेन कैटेगरी का 8.8 पाउंड, लगभग 4 kg का इसका वजन होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द 3rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो 3rd सेशन में हमारे कौन हुए हैं जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए चुना गया? तो वो थे हमारे बदरुद्दीन त्याब जी। मैं बहुत बारी करवा चुका हूँ। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में A.O. हुयुम द्वारा। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये पहले ही करवा चुका हूँ। 1887 में किन्होंने की थी? ये की थी बदरुद्दीन त्याब जी। ये फर्स्ट हमारे कौन थे? मुस्लिम थे जिन्होंने ये इसके प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो फर्स्ट मुस्लिम थे ये। अभी मैंने और भी बताए थे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। और अभी मैंने एक 1917 में बताया था, एनी बेसेंट थी। ये फर्स्ट वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट किया था, एनी बेसेंट। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता का। और
फर्स्ट अगर इंडियन वुमन पूछ ले कि इंडियन वुमन ने कब की थी, 1925 में सरोजनी नायडू जी ने की थी। ये हालांकि पहले करवा चुका हूँ। सरोजनी नायडू जी ने की थी कौन से, कानपुर अधिवेशन की। और अगर हम बात करें कुछ इसमें अलग करवा देता हूँ, हालांकि इसमें करवाया हूँ, दादा भाई नौरोजी थे जो, इन दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। इन्होंने दो और की थी, एक तो 1893 में और एक की थी इन्होंने 1906 में। 1906 में हमारा क्या बना था, ढाका में ये मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। अभी और भी करवा देता हूँ, एक दो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाऊँगा। तो पहले हमारे अंग्रेज थे, कौन थे वो जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो वो बने थे 1887 में। कौन बने थे, जॉर्ज, अरे 87 नहीं भाई, 88 होगा ना। 1888 में जॉर्ज यूल हैं, वो थे फर्स्ट नॉन इंडियन या यूरोपियन जो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट नॉन इंडियन या यूरोपियन जो कि प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अच्छा, 1905 में कौन बने थे, वो बने थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ये किनके राजनीतिक गुरु थे, मतलब पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु। तो ये किसके थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। अच्छा, 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। जब किसने इसकी अध्यक्षता करी थी, ए.ओ. होम द्वारा तो ये बनाई गई थी, ए.ओ. होम द्वारा, होम, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी ए.ओ. होम, ये की थी वोमेश चंद्र बनर्जी जी ने, बनर्जी 1885 में तो की थी। और साथ में इन्होंने 1892 में भी दोबारा से ये इसके अध्यक्ष बन गए थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक सोसाइटी बनाई थी, वो बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनकी स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ये हमारे हो चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। अच्छा, गांधी जी का, गांधी जी ने भी की थी, कैसे भूल गया मैं, और रिवाइज करवा देता हूँ। तो गांधी जी ने कब की थी, 1924 के बेलगांव की अध्यक्षता। बेलगांव में जब ये हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, तो यहाँ पर गांधी जी थे, पहले और आखिरी बारी गांधी जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। बस आपको यही याद रखना है, और जो जैसे जैसे कुछ ऐड होगा मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो ये हो चुका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल लेज डाउन फॉर प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ इंक्रीमेशन, एग्जाम्पल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ। देखो हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वयं दोषारोपण से सुरक्षा अर्थात स्वयं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं करवा चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स आपको बड़े ही अच्छे से। अभी जो जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं बस उनको करवाता हूँ। 17 आर्टिकल 17 में क्या था, रिवाइज करो रिवाइज करो। यहाँ पर छुआछात की समाप्ति, छुआछात की समाप्ति। यहाँ पर हमें 6 अधिकार दिए गए थे, 1 2 3 4 5 6। बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी के भी साथ कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और कहीं भी रह के व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो मैं आपको पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या था, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 20 में क्या थे, आर्टिकल 20 में थी हमें 3 स्वतंत्रताएं दी गई थी। एक तो दी गई थी नो एक्स पोस्टो लॉ। इसका क्या मतलब है, देखो मान लो आपने आज अपराध किया, हालांकि मैं पहले करवा चुका हूँ, ये अभी भाई बहुत सारी रिवीजन होती जा रही है हमारी, आपको ना इतना अच्छा बना दूंगा वो मेरी गारंटी है। तो नो एक्स पोस्टो लॉ, इसका क्या मतलब है कि मान लो आपने आज, मान लो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को भाई किसी घर में चोरी कर ली है, पर आज के दिन उसकी सज़ा क्या है, उसकी सज़ा है कि भाई आपको ना 20 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन यही
फिर 2 जनवरी को क्या लॉ आ जाता है कि भाई किसी घर में चोरी करोगे ना तो आपको 30 दिन के लिए रहना पड़ेगा। 1 जनवरी को करोगे तो 20 दिन, लेकिन भाई कानून आ गया कि 2 जनवरी को ही कि भाई अगर किसी ने भी किसी के घर में भी चोरी किया तो उसको मिनिमम 30 दिन के लिए रहना पड़ेगा। लेकिन आपको ने तो 1 जनवरी को चोरी किया ना, तो जिस दिन आपने चोरी की तो उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। तो आज के हिसाब से क्या था, ये था। तो इसमें क्या किया, नो एक्स पोस्ट लॉ। मान लो भाई अभी 1 जनवरी को तो आपको 20 दिन के, क्या पता भाई पहले मान लो 28 दिसंबर को क्या हो कि भाई सीधा ही आपको 5 महीने की जेल हो, 5 मंथ की जेल हो। तो ना तो आपको 5 महीने की जेल होगी, ना आपको 30 महीने और 30 दिन की जेल होगी। आपको 1 जनवरी के हिसाब से, जो 1 जनवरी को कानून था जब आपने कोई अपराध किया, उसके हिसाब से ही आपको सज़ा मिलेगी। तो ये है नो एक्स पोस्ट लॉ। फिर है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बारी सज़ा नहीं होगी। मान लो आपने चोरी की, आपने 20 दिन की सज़ा पूरी कर ली, फिर भाई आपको दोबारा से इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। आपने एक बारी सज़ा कर ली ना तो कर ली, अब आपका जुल्म है वो माफ़ हो गया है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये क्या होता है कि आप ना अपने खुद की गवाही नहीं दे सकते। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि भाई वो लिखवाते हैं कि तुम ना साइन करो कि तुमने ये जुल्म किया। हाँ करवा सकते हैं, पर वो न्यायालय में अगर पेश करेंगे कोर्ट में जज साहब के सामने तो वह मान्य नहीं होगा। इसलिए ही तो कहते हैं, मान लो आपने कोई अपराध कर दिया, मान लो आपने चोरी ही की, सबसे छोटा क्राइम बता रहा हूँ, चोरी कर दी। तो चोरी करी है ना, तो पुलिस वाले भाई आपको पीटेंगे, आपसे लिखवा लेंगे। पर अगर वे वहाँ पर जाएंगे ना जज साहब के सामने, तो भाई वो बोलेंगे क्या है ये, तो तुमने इसको क्या पता डरा धमका के लिखवा लिया हो, जाओ उसके सबूत इकट्ठा करके लाओ, कहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट हैं या वह हैं, तो इसके सबूत इकट्ठा करो। तो ये होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 20 है, जो हमें स्वयं दोषारोपण से सुरक्षा, अर्थात स्वयं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता। तो यही है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 20 में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुस्तक अ लाइफ मिस पेंट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ मिस पेंट? तो इनके ऑथर कौन है? इनके ऑथर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए कुछ पहले की किताबें भी रिवाइज करवा देता हूं। तो मैंने एक करवाई थी आपको, कथा सरित सागर। तो कथा किनकी सुनते हैं हम? देव की। तो इसका जो था सोमदेव, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले करवा चुका हूँ। अगली है कामसूत्र, वो किनकी थी? वात्स्यायन की। उससे अगली थी सौपन वासदत्तम, ये कौन की थी? वो थी भाष्य की। देखो काम कर रहे हो यान में, काम कर रहे हो आप यान में। सौपन में भाई आप भाषा बोल रहे हो, भाष्य, तो ऐसे याद करवाई थी। अगली थी बुद्ध चरित, ये पहले की उसमें करवा चुका हूँ, ये करवा रहा हूँ आपको रिवाइज। बुद्ध चरित तो ये किन की थी? ये थी अश्वघोष की। अश्वघोष किसके दरबार में थे? ये थे कल्लण के दरबार में। अरे नहीं यार, कल्लण कहाँ जाए, ये थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जी के दरबार में थे। फिर भाई जेन ऑस्टिन की करवाई थी मैंने आपको, ये भी पहले ही करवा चुका हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। जेन ऑस्टिन की तीन नहीं, चलो एक तो थी इनकी प्राइड एंड प्रीजुडिस, दूसरी थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तीसरी थी एमा, और एक और थी इनकी परस्यूइज्म। अभी हम कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, पेन बदल लेता हूँ। देखो हरिवंश राय बच्चन जी की एक किताब है, वो है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। और मैथिली शरण गुप्त जी की भी किताब करवा देता हूँ। हालांकि इनको देखो राष्ट्र कवि किन्होंने कहा था? इनको राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी जी ने।
महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा था। इनकी किताबों का क्या नाम था? इन किताबों का नाम था मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है ये, और एक थी यशोधरा। तो ये आपको याद करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आ लाइफ मिस स्पेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू। तो देखो, शेर शाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया और उसे कहां पर भागने के लिए मजबूर कर दिया? तो ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं भाई, ये यहाँ पर भाग चुका था ईरान। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। फिर हमारे शेर शाह सूरी हैं वो गद्दी पे बैठ गए थे। अभी अकबर के हमने किए हुए थे, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। तो उसके आगे के कर लेते हैं। अकबर के एक बार रिवाइज करवा दूँ? चलो अभी ना, पहले 9 रत्न कर लेते हैं। अकबर के 9 रत्न। देखो आपको ना 9 रत्न बड़ी आसानी से याद करवा दूंगा। तो अकबर के 9 रत्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले इनके नवरत्नों में कौन था? वो था राजा मान सिंह। इसने ही भाई 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन के बीच में? महाराणा प्रताप जी के बीच में और अकबर के बीच में। तो राजा मान सिंह है, उसने इस मतलब अकबर तो गया नहीं था 1576 की हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इसने भाई राजा मान सिंह को भेजा था साथ में। तो यहाँ पर राजा मान सिंह है वो जीत गया, मतलब अकबर ही जीत गया था। तो एक तो इसका नवरत्नों में था कौन था? राजा मान सिंह। दूसरा था टोडरमल। ये क्या था? इसका वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री। फिर एक था तानसेन मैंने बताया ये ग्वालियर का रहने वाला था, और ये ग्वालियर घराने से था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। और ये किसके दरबार में रहता था? राजा रामचंद्र जी के दरबार में। और जो हमारा ग्वालियर घराना, उसके फाउंडर कौन है? ग्वालियर घराना, तो उसके फाउंडर कौन थे? हड्डू खान, नाथन पीर बख्श जी। तो ये तानसेन था, इसके दरबार में था। फिर था अकबर और बीरबल था। तो ये तो आपने सुना ही होगा अकबर और बीरबल की कहानियाँ। एक था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन था? ये था बैरम खान का पुत्र, जिसने भाई अकबर जो बाबर थी उसकी जो किताब थी बाबरनामा, उसको ट्रांसलेट किया था किसमें? ये बाबर किस में लिख के गया था? तुर्की में लिख के गया था। इसने फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। तो ये था बैरम खां का बेटा। और कौन थे? अब्दुल रहीम खाना। एक था अबुल फजल। इसने भाई अकबर की है वो किताबें लिखी थी, वो क्या लिखी थी? एक इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा, अबुल फजल ने। इसमें ना 3 पार्ट में थी ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में ना अब ये अकबर के जितने भी पुराने मतलब एंसेस्टर थे भाई, जो हुमायूं हैं या बाबर हैं या उससे पहले वाले हैं, मतलब इसके जो पूर्वज है ना उनके बारे में लिखा था। और इसके जो अर्ली जो इसने काम किए थे ना वो लिखे थे। दूसरे में क्या था? इसके पूरे दरबार के बारे में लिखा था कि कौन क्या काम करता, मतलब अकबर रेन। दूसरे में क्या लिखा था? अकबर रेन के बारे में लिखा था, रीजन के बारे में कि भाई यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, भूमिका क्या करते थे। और तीसरे में लिखी थी आईने ए अकबरी। यहाँ पर तीसरे में थे भाई अकबर की जीवन लीला, मान लो कि जीवन कथा थी, तीसरे में हमें देखने को मिलती है। फिर था भाई फेजी नाम का एक फेजी, ये था एक पोइट। एक था मुल्ला दो प्याजा, ये क्या था भाई? ये था एडवाइज़र अकबर का। और एक था फ़कीर
फ़कीर अजीउद्दीन, अजीउद्दीन, ये भी एडवाइज़र था, एडवाइज़र। पर ये किसकी एडवाइस देता था? रिलीजियन के बारे में एडवाइस देता था अकबर को। तो देखो ये तो याद ही हो जाएंगे, राजा मान सिंह मैं पहले करवा चुका हूँ। 1576 में इसने इसके हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने किया था महाराणा प्रताप में। तोडरमल वित्त मंत्री हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार एसएससी में आ चुका है कि तोडरमल अकबर के में क्या काम करता था, ये वित्त मंत्री था। तानसेन, मियाँ तानसेन मैं पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ। अकबर और बिरबल आपने सुना ही होगा। अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी बता चुका हूँ। अब्दुल फजल ने क्या लिखी थी, इनकी किताबें लिखी थी। बस आपको ये 3 मेरे को पता है, ये आपको 3 हैं, याद करने में थोड़ा होगा। तो फौजी, फैजी को बना लो फौजी, फौजी मुल्ला फ़कीर, फौजी मुल्ला फ़कीर। तो फौजी ने, या ऐसे कर लो, फौजी ने 2 प्याज मांगे फ़कीर से, फौजी ने 2 प्याज मांगे फ़कीर से, या ऐसे कर लो फ़कीर ने 2 प्याज मांगे फौजी से। तो फैजी मुल्ला 2 प्याजा फ़कीर अजीउद्दीन, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अभी हमारा देखो क्या क्या मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। बाबर, फिर करवा दिया हुमायूं, फिर करवा दिया अकबर। तो उससे आगे भाई अकबर के पुत्र को कर देंगे शुरू, धीरे धीरे हमारा ऐसे ही मुगल निमटता जाएगा। तो ये हो चुके हैं हमारा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ईरान भाग गया था भाई, ये को ऐसे करवा चुका हूँ पहले ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण हर वित्तीय वर्ष में कौन प्रस्तुत करता है? तो अनुमानित प्राप्तियां मतलब जो हमें लाभ होगा, या अनुमानित खर्चे, वो कौन प्रस्तुत करता है? वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की भाई क्या क्या पता है हमारे आर्टिकल पकानी, कोका, दुयो, दसम। बताओ भाई, आर्टिकल 52 से लेके 61 तक हमें दिए हुए हैं, ठीक है। पै से पद, का से पहले करवा चुका हूँ, का से कार्यपालिका संरच, प का नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा, यो से योग्यता, द से रुको भाई एक बार मैं लिख लेता हूँ। 52, 53, 54, 55, 56, 57, आपको भी आसानी हो जाएगी, मेरे को भी 58, 59, 60। देखो पैसे हमारा क्या है? पैसे हमारा पद, का से कार्यपालिका का प्रमुख, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा, यो से योग्यता, द से दशाएं या शर्तें, स से शपथ, और मैं से महाभियोग। तो ये हो जाएंगे हमारे किनके? राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। 2023 में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार तो हमारे 8 जो हैं क्लासिकल डांस हैं, सभी करवा चुका हूँ मैं आपको अच्छे से। तो एक बार रिवाइज करवा दूँ, एक बार रुकिए। तो हम क्या क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं कथक कर चुके हैं, और कर चुके हैं सत्रिया, मणिपुरी, भरतनाट्यम, और एक कर चुके हैं मोहिनीअट्टम। तो 5 हैं, उनके एक्सपोनेंट्स हैं। भाई देखो एक्सपोनेंट्स ना यार, बार बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, इसलिए करवाता हूँ कि भाई आपको ये रट जाएं। तो देखो कथक के कौन थे? कथा हम शाम को करते हैं। अस्ताना सिस्टर्स सूर्यास्त होने के बाद, अस्ताना सिस्टर्स सूर्य अस्त होने के बाद क्या निकलता है? सितारे निकलते हैं, सितारा देवी।
फिर क्या थे, महाराज आ जाते हैं। महाराज हमारे 3 थे। महाराज अच्छू, लच्छन, बिरजू महाराज। फिर हमारे प्रसाद मिलता हमें कथा के बाद, प्रसाद। प्रसाद में हमारे 3 थे। प्रसाद, कालका जी प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद और नारायण प्रसाद। तो ये हमारे 3 हो गए। फिर हमारे क्या थे, सुनंदा नायर। सुनंदा नहीं 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 नहीं, सुनंदा नायर कहाँ से आ गई। उसके बाद क्या थे, हमें क्या मिलता, प्रसाद मिलता है। प्रसाद तो हो गए। ये हमारे लिए मंगल होता है, मंगल। इससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। तो ये आपको याद ऐसे करने हैं। क्षत्रिया के कौन कौन से करवाए थे, क्षत्रिया हमारा सबसे लेटेस्ट है जो 2000 में ऐड हुआ था। इसके थे जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी जी। फिर थी अनीता शर्मा, अनीता शर्मा। फिर पुष्पा, पुष्पा थी। फिर कौन थे, भूपेन हजारिका जी, भूपेन हजारिका, जिनको 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और उसके बाद थे घनाकांता बोरा, घनाकांता बोरा। तो ये आपको याद रखने हैं। अभी मणिपुरी से कौन थे, एक तो थे निर्मला मेहता, निर्मला मेहता। फिर कौन थी, चारू माथुर, चारू माथुर। ये सभी नाम आपको पहले ही ट्रिक से करवा चुका हूँ, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। निर्मला मेहता, चारू माथुर और थे गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। तो मणिपुर के राजा ने इनको क्या कहा था, इनको कहा था कजाम्बा, कजाम्बा। और कौन कौन थे, जो देवी आता, बिंबावती देवी, बिंबावती देवी। तो ये आपको याद रखने हैं किससे, मणिपुरी से। और हमारी एक थी झावेरी सिस्टर्स भी थी, वो याद आ गया, झावेरी, झावेरी सिस्टर्स। भरतनाट्यम में कौन थे, भारत के लोग क्या भरते हैं, अलार्म भरते हैं, अलार्म वेली। फिर क्या थी, आई था मीनाक्षी, यामिनी कृष्णामूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडल, रुक्मणी देवी अरुंडल। फिर क्या था, सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। फिर भारत में सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, मिरालेनी साराभाई, मिरालेनी साराभाई, साराभाई। फिर क्या थे, पद्म पढ़ते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये और कौन कौन से और थे, हेमा मालिनी, और कौन थी, नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, नटराज। ये भाई गुरु बिपिन सिंह का ना हजम्बा था, ये मैंने गलत लिख दिया, कदम्बा नहीं हजम्बा, हजम्बा कुछ करके था इनका टाइटल। अरे यार जुकाम कुछ ज़्यादा ही होगा। नर्तकी नटराज। अभी आ जाता है मोहिनी, मोहिनी अट्टम। कहाँ है, केरला का। तो मोहिनी से हमने क्या किया था, ये श्री कृष्ण जी ने, विष्णु भगवान ने इनका रूप लिया था। तो यहाँ पर किन किन के नाम थे, तो देखो मोहिनी, एक तो थी कनक रेले, कनक रेले। एक थे वीपी मेनन, वीपी मेनन। और थी मेनन से थी जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन। और थी सुनंदा नायर, यहाँ थी वो सुनंदा, मैं ना सन में घूमता, सुनंदा नायर। और एक थी माधुरी, पी माधुरी। एक थी राधिका वर्मा,
राधा का वर्मा, माधुरी थी, राधिका थी। तो ये हमको मोहिनी अट्टम से याद रखने हैं। कथक हो गया, सत्रिया हो गया, मणिपुरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। अब हमारे कौन कौन से बचे वो भी लिखवा देता हूँ। 3 बचे हैं। एक तो बचा है कथक हो गया, सत्रिया हो गया, ऊपर का ओडिसी के बचे हैं, ओडिसी के बच्चे हैं, मोहिनी कथकली के बचे हैं, कथकली हमारा बचा हुआ है। मोहिनी अट्टम हो गया, कथक हो गया ऊपर का, और सत्रिया हो गया, मणिपुरी हो गया, ओडिसी बचा हुआ है, और कथकली बचा हुआ है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बचा हुआ है। तो ये 3 है। ये भी मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। ये नाम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बस। चलिए, तो इसका आंसर है 8 जो मैंने आपको करवा दिया है। अगला, जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हमारे अनिल कुमार लाहोटी जी, ये हमारे बने हैं। अगला, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार, देखो कितना ज़्यादा पुराना है, पर ये भाई अभी भी यही रहेगा क्योंकि मैग्नाइट है, जो मैग्नाइट के भंडार हैं वे अभी बदल तो नहीं जाएंगे। तो इंडिया का जो मैग्नाइट का भंडार है, जो 72% हिस्सा अकेला किस राज्य में है? तो मैग्नाइट के सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है? तो वो है हमारा कर्नाटक में। अगला है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है हमारा घेंगा। इसको इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। और भाई ये मैंने आपको करवाया था, माल 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 मत बोलो, ये किसे होता है? मलेरिया, एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो से, मॉस्किटो से। और डेंगू, डेंगू किससे होता है? ये होता है डेन में क्या हो जाएगा आपको? एडीज मॉस्किटो से, एडीज मॉस्किटो से। तो ऐसे कुछ ट्रिक में भाई मैंने आपको याद करवाए हुए हैं। विटामिन एनीमिया किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा आयरन की कमी से। इसमें ना खून की है वो कमी हो जाती है। अभी विटामिन से याद कर लें, रिवाइज करवा दूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से, ई की कमी से, और के की कमी से। ए की कमी से क्या हो जाता है? रेटिनोल। अरे रेटिनोल तो इसका नाम है। इससे हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। रात को भाई आप अंधे हो जाओगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। और एक जो होता है जेरोप्थेल्मिया, जेरोथेल्मिया। इसमें क्या हो जाएगी? आपकी ड्राई ऐश हो जाएगी। बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी आपको हो जाएगा। सी से क्या होगा? सी से हो जाएगा ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। डी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से एक तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। एक आपको ओस्टियोपोरस हो जाएगा, मतलब आपकी हड्डियाँ उसमें छेद हो जाएगा। एक हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया, मलेशिया, मतलब आपकी हड्डी हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। ई की क्या होगा? टोकोफेरोल है इसका, ई की कमी से हो जाता है भाई बांझपन, स्टरलिटी। और के की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं बनती, ब्लड क्लोटिंग बननी चाहिए वो आपकी नहीं बनेगी अगर आप में ई के की कमी हो जाएगी, तो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं बनती। देख लो कितने सारी मैंने आपको बीमारियां रिवाइज करवा दी हैं। तो ऐसे ही होता है भाई, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, रिवाइज करवा देता हूँ। अगला, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर इलेक्टेड टू द 17 लोकसभा फ्रॉम ओडिशा। तो देखो लोकसभा की कितनी सीटें हैं ओडिशा में? तो ओडिशा में हमारी कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। अभी मैं बताता हूँ लोकसभा टॉप फाइव स्टेट जिनमें लोकसभा की सीटें ना सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें किस में देखने को मिलती है? यूपी में, जिसमें 80 सीट हमें देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में हमें कितनी 48 देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में हमें कितने देखने को मिलती है? 42। बिहार में हमें कितने देखने को मिलती हैं? 40। और तमिलनाडु में हमें कितने देखने को मिलती हैं? 39। ये लोकसभा की 5 ऐसी स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमें सीटें देखने को मिलती हैं। और ओडिशा में हमें देखने को मिलती है 21। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद आप ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया। तो क्या दिखाता है कि 1000 औरतों पे कितने आदमी हैं, तो वो दिखाता है हमारा सेक्स रेशो। तो देखो सबसे ज़्यादा, रिवाइज करवा देता हूँ, हालांकि करवाया हुआ, हाईएस्ट, लोवेस्ट, हाईएस्ट लोवेस्ट स्टेट में, यूटी में। तो देखो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, वो हमें देखने को मिलता है केरला में। कितना है, 1000 लड़कों पे 1084 महिलाएं हैं। लोवेस्ट हमें देखने को मिलता है हरियाणा में, ये कितना है, 879 है बस। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से कर रहे हैं। यूटी में क्या है, पुदुचेरी, यहाँ पर कितना, 1037 सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, दमन एंड दीव सबसे लो है हमें यूटी में, इसमें देखने को मिलता। दमन हुआ था यहाँ पर लड़कियों का, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये हमारा सेक्स रेशो ऑप्शन नंबर 2 है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। इसके भी हाईएस्ट लोवेस्ट करवा दूं क्या, चलो इसके भी करवा देता हूँ, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से स्टेट, यूटी, और इसमें डिस्ट्रिक्ट भी करवा देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वो काम के नहीं हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलती है, बिहार में। कितनी है, 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। लोवेस्ट हमें देखने को मिलती है नहीं, वो हमें देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। कितने, मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। यूटी में देखें तो भाई दिल्ली है, ये हमारे 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगर यूटी में सबसे कम देखें तो वो है हमारी अंडमान एंड निकोबार, मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो थाने है, सबसे ज़्यादा पीछे लोग रहते हैं यहाँ पर। और उसमें देखें तो डिबांग वैली है, जो सबसे कम व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये हो गई भाई, जो काम तगड़ा हो गया। तो इसका राइट आंसर है अरे सेक्स रेशो था, मैं जल्दी में लगाया। अगला है, बराबर केव्स फेमस नोन फॉर डेप्रिशिएटिंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन। तो अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध बारबर गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये सांची मध्य प्रदेश में है, रामपुरा बिहार में है, जहानाबाद जिला बिहार में है, या सारनाथ उत्तर प्रदेश में। तो ये हमें देखने को मिलती हैं जहानाबाद जिला बिहार में बारबर की गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो इसको भाई यहाँ पर याद रखना, बारबर का काम कौन करते हैं, जहानाबाद के बिहार के लोग करते हैं। तो भाई ट्रिक है, बस इसको ऐसे याद रख लेना। अगला है, अमेरिका शोधकर्ता द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेट डी सीबोर्ग के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। विच आर्टिकल एलिमेंट्स हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड सीबोर्गियम बाय अमेरिकन रिसर्चर्स इन ऑनर ऑफ द नोबेल लॉरिएट ग्लेन टी सीबोर्ग। तो ये किसको दिया गया है, ये हमारा दिया गया है एलिमेंट 106 को। तो हमारी जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट 106 है, वो इनके नाम पे दिया गया है। अगला है, अमरावती स्तूपा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अमरावती स्तूपा है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू सक्सीड एयर मार्शल संदीप सिंह एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2023। तो किन्होंने सक्सीस किया, मतलब एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह कौन आए हैं जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के थे। तो अमरप्रीत सिंह हैं, और विवेक राम चौधरी जी हैं, हरजीत सिंह अरोरा जी हैं, और राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो इनकी जगह वो कौन आए हैं, वो आए हैं अमरप्रीत सिंह जी आए हैं। बड़ा पुराना है, हालांकि मेरे को लगता भी नहीं आएगा, पर भाई हो सकता है आ भी जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स हम किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर में हम इसको करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। अगला है,
हु फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इन 1894। तो भाई देखो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो ये किन्होंने की थी, ये की थी पायरे डी कॉर्बटीन ने मिलके यहाँ पर इन्होंने फाइंड की थी। और एक ना मैं यहाँ पर एक तस्वीर लेके आता हूँ ओलंपिक रिंग्स की, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ओलंपिक्स का मैं बहुत कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। एक इनके साथ कौन थे, देमेत्री थे, देमेत्री थे। वो हमारे इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने थे IOC के। यहाँ पर 1896 में कहाँ पर खोज हुई थी, एथेंस में खोज हुई थी। तो मैं एक बार वो पिक्चर लेके आता हूँ। तो देखो ये हमारी पिक्चर है, आपको ना एक रंग दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ना एक ब्लैक भी है। तो ये किन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी पायरो पीरे डी कोबर्टीन ने ये पिक्चर बनाई थी। यहाँ पर ये रिंग्स है ना अलग अलग कंट्रीज़ को दर्शा रही हैं, ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये रेड है। तो जो ये ब्लू है ये कौन सी कंट्री को दर्शा रही है, दर्शा रही है ओशनिया को। ओशनिया कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड के आसपास के देश है ना उनको ये दर्शा रही है। पीली वाली किसको दर्शा रही है भाई, देखो गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा एशिया में, तो एशिया को ये दर्शा रही है। ब्लैक वाली समझ गए हो गई, ये दर्शा रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। और रेड वाली किसको दर्शा रही है, अमेरिका कॉन्टिनेंट को। अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आ गए, क्योंकि वहाँ पर लाल से कैसे याद, मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ऐसे याद किया था मैंने। और ग्रीन वाली यूरोप को दर्शा रही है। ये अपने आप को क्या कहते हैं, ये कहते हैं गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। तो गार्डन में क्या होता है, हरा तो ऐसे याद किया था। ओशन है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, तो ओशन से घिरा हुआ, तो ऐसे याद मैंने कर लिया था। तो ये है हमारी पिक्चर हैं, वो ऐसे आप याद इनको कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोन पीरे दी कॉर्बर्टीन। इसको मैं उड़ा देता हूँ अब तस्वीर को, कैसे उड़ेगी भाई ये तो उड़ने ही नहीं वाली। अरे यार ये तो चिपक गई यहाँ पर, क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ। अरे भाई ये कमाल है, इसको भी रफ हो गई ये भी। अगला है एज ऑफ अप्रैल 2021 द डैश इंडियन स्कीम एम्स टू प्रोवाइडिंग पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट SC और ST और वुमेन ऑफ द कंट्री अ लोन बिटवीन 10 लाख to 1 crore based on their requirement to promote entrepreneurship which has been extended up to the year 2025। अप्रैल 2021 तक एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति या महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच ऋण प्रदान करना है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। तो वो कौन सी हमारी है, वो है हमारी स्टैंड अप को, ये नहीं है, ये ग्रो अप है, स्टार्टअप है, राइज अप है। तो ये हमारी स्टैंड अप है, वो हमें देखने को मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से किसको भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया गया है। Who among the following has been credited with developing a notation system for Indian classical music? तो कुमार गंधर्व नहीं, वो विष्णु नारायण भातखंडे हैं। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भीमसेन जोशी जी को कब ये हमारा मिला था, क्या भारत रत्न, ये मिला था इनको 2008 में। कौन से घराने से रिलेटेड हैं, ये हैं किराना घराने से। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे कंडक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स। हिंदी में करके दिखा देता हूँ भाई, जुकाम आखिर हो गया। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु दर और अन्य प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर संकेतों के विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने के लिए किए गए बड़े पैमानों पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण का नाम क्या था, वो है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS। इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर है, मैं इसका भी एक बार फोटो लेके आता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आ गई फोटो ऐड।
तो देखो मैं इसको एक बार बड़ी कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमें ओशियन फ्लोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे बीच होते हैं, देखो आपको यहाँ पर बीच दिख रहे हैं। फिर ना एक ना कॉन्टिनेंट शेल्फ आती है, तो ऐसे थोड़ा हमारा नीचे नीचे जाता है। फिर एकदम कॉन्टिनेंट स्लोप आ जाती है जो बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है। फिर एक कॉन्टिनेंटल राइज आता है। फिर ये प्लेन्स आते हैं, इनको ही हम डीप सी प्लेन बोलते हैं। फिर एक ना घाटियाँ आ जाती है, ट्रेंच ऐसे। फिर अंडर वाटर माउंटेन, देखो ये माउंटेन से बन रही है, आ जाते हैं। फिर अंडर वोल्केनो आ जाते हैं, ये वोल्केनो फिर ऐसे ही ऐसे होता है। तो देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये हमें देखने को मिल रही है, ये हमारी होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हमें देखने को मिल रही है, ये भी होती है डीप सी शेल्फ। डीप सी शेल्फ हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। और जो डीप सी प्लेन है, देखो ये हमारे प्लेन है, जो सीधा रास्ता ये आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डीप सी प्लेन है, और डीप सी शेल्फ वो हमारी नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है इन 1883 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इंडियन टू ट्राई यूरोपियन इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो देखो यूरोपियन जो कोर्ट्स हैं उनमें ना इंडियन की भागीदारी, मतलब भाई ये बंदा आना बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसने ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था रिपन के द्वारा। मतलब जितने भी वॉइसराय आए हैं, गवर्नर जनरल आए हैं भारत में, तो सबसे ठीक हम इसको ही कह सकते हैं। तो ये इसलिए क्या लेके आया था, एल्बर्ट बिल लेके आया था। इसके तहत क्या था कि जो भाई भारत के लोग हैं ना, तो वे अंग्रेजों के ऊपर जाके मुख्य न्यायाधीश या उनके कोर्टों में जाके न्यायाधीश बन सकते थे। तो ये एल्बर्ट बिल के तहत हुआ था, एल्बर्ट बिल। तो आज के हमारे क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और इसको छोटा करके और इसको भाई साफ कर देता हूँ। तो भाई बताओ आपके कितने क्वेश्चन 25 में से, अरे रे 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 जस्ट अ मिनट। तो बताओ भाई आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और भाई अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं देखो अपना प्रमोशन तो नहीं करता, बस एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसका नाम है एस्पिरेंट दैया। तो उसको जाके भाई ज्वाइन कर सकते हो, वरना क्या ज़रूरत है, मन कर रहा कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, पढ़ाता तो मरूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।